afternoon class, or rather it has become a good evening. तो शुरू करते हैं हम आज की कक्षा स्कूल ऑफ हैप्पीनेस की ये जो क्लास है, और ये आपको जो है एक तरीके से खुश रहने की शिक्षा देती है। तो हमें ये देखना होगा कि सभी का जो नज़रिया है हैप्पीनेस के बारे में वो अलग-अलग है, और सभी जो लोग हैं वो अलग-अलग तरह की बातें करते हैं हैप्पीनेस के बारे में। लेकिन हमें कुछ उन बुनियादी बातों को ध्यान रखना होगा, जो हमें वास्तव में ये सिखाती हैं कि हाँ, हैप्पीनेस कुछ इस तरह की हो सकती है। और उन कुछ चीज़ों को पाने की कोशिश करनी है, जो हमें हैप्पीनेस का रास्ता दिखाएँ। ठीक है? तो रामानुजन कॉलेज, जैसे कि पता है आपको कि भारत के कुछ एक कॉलेजों में से एक है, या कुछ, ये शायद पहला कॉलेज है जिसने स्कूल ऑफ हैप्पीनेस की जो शुरुआत की है। स्कूल ऑफ हैप्पीनेस का जो लक्ष्य है आप लोगों को पता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक, कई बार होता है कि अवसाद की भावना है, डिप्रेशन। कई बार क्या होता है कि वो अलग-अलग तरह की मुसीबतों से, अलग-अलग तरह की कॉम्पिटिटिवनेस से होकर गुजरते हैं। तो इस चक्कर में होता क्या है कि वो कई बार अवसादग्रस्त हो जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें उनके साथ आ जाती हैं, और हैप्पीनेस अपने जीवन से उनके गायब हो जाती है। तो आज की क्लास में हमारे कुछ विषय रहेंगे, कुछ चर्चा के बिंदु रहेंगे कि कैसे हमें हैप्पीनेस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ सवाल हैं, कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे बताओगे एक बार? Yes, sir, it's visible. ओके, मैं भी दिखाई दे रहा हूँ आपको? Yes, sir, of course. ओके, सो जो पहला सवाल आता है हमारे सामने, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ये जो क्लास है देर से शुरू हुई है, तो थोड़ी देर में ख़त्म होगी। तो आप चिंता ना करें, खुश रहेंगे आप। अगर आप खुश रहेंगे तभी मैं कंटिन्यू करूंगा लंबा, नहीं तो मैं बीच में भी आपको छोड़ सकता हूँ। इट इज़ ऑल अप टू यू कि अगर आप खुश रहते हो, आप सुनते हो मेरी बातों को और आपको अच्छा लगता है कुछ, तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो हमारी क्लास है, वी विल डू इट इनटू बाइलिंगुअल, और मे बी यू कैन से ट्राइलिंगुअल। थोड़ा सा जो है हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का भी इस्तेमाल करेंगे हम। उर्दू में भी कुछ कुछ शब्द को बोलेंगे, सो दैट यू कैन ऑल्सो लर्न सम ऑफ द वोकेबलरी। तो स्कूल ऑफ हैप्पीनेस बात कर रहा है हैप्पीनेस की, और कुछ सवालों की बात कर रहा है जो कि रोज़मर्रा आपके सामने आते हैं। वो सवाल कौन कौन से हैं, वो सवाल कैसे हैं, उन सवालों की बात करते हैं हम लोग। तो जो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं? पहला है, व्हाट इज हैप्पीनेस? ठीक है, एक सवाल आता है हमारे जहन में कि हैप्पीनेस है क्या? ठीक है, अब इसका जो है जवाब सब लोग कहेंगे कि खुश रहो, कुछ कहेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है जॉय जो है वो लंबे समय तक जब रहता है, कुछ कहेंगे कि आप कंटेंट कंटेंट हो गए हैं, एक सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आ गया, तब आप हैप्पी हो गए हो। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स पीपल विल से about happiness. But the point is, according to me, as far as I understand, happiness is a term which is very subjective, and it cannot be defined. यानी कि कुछ खास शब्दों से इसको तोला मोला नहीं जा सकता, इसको परखा नहीं जा सकता। होता क्या है कि मेरे लिए हैप्पीनेस अलग हो सकती है, आपके लिए हैप्पीनेस कुछ और हो सकती है। एक गरीब आदमी के लिए खुशी कुछ और हो सकती है, एक अमीर आदमी के लिए खुशी कुछ और हो सकती है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट हैप्पीनेस, दैट इट्स नॉट सिमिलर टू ऑल। इट हैज इट्स ओन नोशन, इट हैज इट्स ओन आइडियाज दैट आर वेरी डिफरेंट फॉर ईच ऑफ अस। तो हम इन कक्षाओं में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए हैप्पीनेस क्या है। मेरी हैप्पीनेस आपकी हैप्पीनेस से अलग हो सकती है, किसी दूसरे की अलग हो सकती है, किसी तीसरे की अलग हो सकती है। तो इन कक्षाओं का लक्ष्य ये नहीं है कि किसी एक खास किस्म की हैप्पीनेस आपको सिखानी है। आपकी हैप्पीनेस ढूंढने का लक्ष्य है, जो आपके अंदर है, आपकी अपनी है, और उसका अपना एक स्टाइल है। उस हैप्पीनेस को प्राप्त करें। हाँ, हैप्पीनेस को प्राप्त करने के कुछ रास्ते जरूर सुझा सकते हैं। वो रास्ते भी सबके लिए अलग अलग होंगे,
लेकिन उन रास्तों को कम से कम खोजने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि हर चीज़ का एक मेथड, एक तरीका होता है। सम मेथड्स आर गुड फॉर समवन, सम आर नॉट गुड फॉर अदर्स। और इसी तरीके से इस प्रोसेस में कुछ नई चीज़ निकल कर आती है, कुछ नई चीज़ें होती हैं। तो हम ये चर्चा करते रहेंगे कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, हाउ टू गेट इट। तो आगे बढ़ते हैं हम, इस पर हम बार-बार बात करेंगे अभी। व्हाट इज़ सैडनेस? व्हाट इज़ सोरो? दुःख क्या है? दुःख की भी बात करेंगे हम, क्योंकि हैप्पीनेस कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग सोरोनेस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग सैडनेस। अगर हम दुःख को ही नहीं समझेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा खुशी है क्या? अगर रात नहीं होगी तो आपको दिन का कैसे पता चलेगा? अगर अंधेरा नहीं होगा तो आपको उजाले का कैसे पता चलेगा? अगर काला रंग नहीं होगा तो आपको सफेद रंग का कैसे पता चलेगा? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सैडनेस, हाउ यू बिकम सैड। आप कैसे दुखी होते हो, कैसे, वो कौन से कारक हैं, वो कौन से तत्व हैं जो आपको दुखी कर देते हैं, उनकी हम बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या क्या सवाल हमारे दिमाग में आने चाहिए जब हम स्कूल ऑफ हैप्पीनेस पढ़ते हैं। तो व्हाई डू वी वांट टू बी हैप्पी? हम खुश क्यों रहना चाहते हैं, आनंदित क्यों रहना चाहते हैं? क्यों हम खुशी खुशी के पीछे पागल हैं या खुशी ढूंढना चाहते हैं? क्यों ह्यूमन का ब्रेन ऐसा है, या हम लोग ऐसे हैं जो केवल खुशी की तलाश में रहते हैं? हम लोग दुख में भी सामान्य क्यों नहीं रह सकते? बोले ठीक है, हाँ कोई परेशानी है तो है, क्यों नहीं रह सकते? तो इन सब सवालों का भी हमें जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि व्हाई डू वी वांट टू बी हैप्पी एंड ऑलवेज वांट टू बी हैप्पी। नॉट कि हाँ ठीक है, दिन में कुछ घंटे हमें हैप्पी रहना है और फिर कुछ घंटे हम लोग सामान्य रह सकते हैं, कुछ घंटे हमें थोड़ा दुखी भी रहेंगे तो कोई बात नहीं। व्हाई डज नॉट इट हैपन लाइक दैट? सो हमें इन सब चीज़ों पर बात करनी है, चर्चा करनी है इन कक्षाओं में कि वाई द ह्यूमन ब्रेन ऑलवेज वांट टू एंजॉय, वाई डज इट वांट टू बी जॉयस ऑल द टाइम। तो इन सब चीज़ों की भी हमें थोड़ी थोड़ी चर्चा करनी है। ठीक है, फिर बात आती है कि कैन हैप्पीनेस बी परमानेंट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कैन इट बी कॉन्स्टेंटली बी देयर इन योर लाइफ? इसका सवाल ढूंढना है। Some people will say yes, if we are satisfied and if we have achieved a lot and we think we are content enough, okay, now we are in the spirituality and something and blah blah and blah, so we are happy for always. But it does not work like that. At least for everyone it does not work like that. Human brain always tries to stimulate you, tries to put ideas in your brain, and it says, okay, now you have done this, please do this. Now you have got this, now you have achieved this, now achieve this. So it is just a matter of fact कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें संतुष्टि प्राप्त हो गई है तो हम पूर्ण रूप से खुश हो गए हैं। या तो वो व्यक्ति सन्यासी है, या तो वो कुछ आउटवर्डली ट्रांसेंडेंट, पराभौतिक, पर संसारिक चीजों को प्राप्त कर चुका है। अगर वो इस दुनिया का वासी है, अगर वो ह्यूमन बीइंग है, तो ऑलवेज देयर विल बी द स्टिमुलेशन, देयर विल बी ए थॉट प्रोवोकिंग दैट विल से नाउ यू हैव अचीव्ड दिस, प्लीज अचीव दैट। तो ये हैप्पीनेस को एटलीस्ट लंबा कैसे किया जाए, इस पर हम बात करेंगे। और एटलीस्ट अगर ये परमानेंट नहीं हो सकती, कि कुछ ना कुछ कारण तो जीवन में हमेशा ऐसे आएंगे जो आपको परमानेंट हैप्पी नहीं रहने देंगे, उसके बावजूद भी हम मैक्सिमम टाइम हैप्पीनेस को अचीव कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों की भी हम इस कक्षा में बात करेंगे। इसके बाद एक सवाल आता है, द डिफरेंस बिटवीन द जॉय एंड हैप्पीनेस। इसके बारे में आप लगातार बार बार सुनते आ रहे होंगे, इन कक्षाओं में भी सुनते आ रहे होंगे, आपने ओरिएंटेशन में भी सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा, और हो सकता है जीवन में भी किसी ने बताया होगा कि भाई जॉय जो है, आनंद जो है वो क्षणिक है, दैट इज वेरी मोमेंट्री, एंड हैप्पीनेस इज कांस्टेंट, हैप्पीनेस स्टेज फॉरएवर, हैप्पीनेस इज स्टैग्नेंट एंड इट गिव्स यू ए टोटल कंट्रोल ओवर योर माइंड, बॉडी एंड ऑल एवरीथिंग। बट क्या ये इतना साधारणीकृत है? क्या हम इसको सिंप्लीफाई इतना कर सकते हैं?
इसकी भी हमें बात करनी चाहिए कि हैप्पीनेस क्या एक परमानेंट चीज़ है और जॉय क्या ये एक क्षणभंगुर या कुछ समय की चीज़ है? इस पर भी हम बात कर सकते हैं कि जॉय तो हमें छोटी-छोटी चीज़ों से प्राप्त हो जाता है कि अभी हमने कुछ मीठा अच्छा खाया, कुछ मिठाइयाँ खाई हमने, तो ओके इट्स वेरी जॉयफुल, यस, यस, इट्स ब्लिसफुल, यस। And we went to see watch some movies, and we are okay, we enjoyed a lot, so it was a joy. And happiness somehow is more than that, so people are researching, and they are trying to focus upon this thing, that how happiness is different from the joy, because it is very elongated, it is constant, and it gives you a solace, a calmness, a tranquility, a peace within you, that is very important. So इस पे भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे कि कैसे जॉय एक क्षणिक एक छोटी चीज है, हैप्पीनेस कैसे एक बड़ी और बेहतर चीज है। और हैप्पीनेस जो है वो ज्यादातर जो है वो अंदर से जुड़ी हुई है, और जॉय जो है वो ज्यादातर बाहरी सुखों से जुड़ी हुई है। जॉय जो है mainly sometimes it has been observed that joy comes from the outer benefits or outer experiences which give you a joy straight away, but happiness is very inner, and sometimes it is it talks about the inner self and so on and so forth. We will talk about it, don't worry. So another thing, दूसरी और क्या चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं? कैन हैप्पीनेस बी अचीव्ड बाय इंप्लीमेंटिंग सम थ्योरीज प्रैक्टिसेस? क्या कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, क्या कुछ ऐसे थ्योरीज हैं जो लोगों ने प्रोपाउंड कर दी हैं, या लोगों ने बता दिया है कि आप ये करो तो ये होगा, ऐसे करो तो वो होगा? हमें इन चीजों पर भी चर्चा करनी है अपनी क्लासेस में कि क्या सिद्धांत बना देने भर से हैप्पीनेस प्राप्त की जा सकती है, या सबका हैप्पीनेस प्राप्त करने का तरीका भी उन सिद्धांतों से अलग हो सकता है? क्या कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल हैं, जो सबके ऊपर अप्लाई होते हैं? इन पर हमें बात करनी है। और अगर ऐसे कुछ सिद्धांत वास्तव में हैं, तो हमें उन सिद्धांतों को जानना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, सो दैट वी कैन ऑल्सो बी हैप्पी। तो कुछ कॉमन चीजें जरूर होंगी दुनिया में जिन पर चलकर लोग हैप्पीनेस प्राप्त करते होंगे, और कुछ चीजें ऐसी जरूर होंगी जो सबकी अलग अलग होंगी। भाई वो तो मैं तो ऐसा करूंगा तो ही ऐसा होगा, कोई मैं अगर ये खाऊंगा तो ही मुझे ये सुख मिलेगा, अगर मैं वहां जाऊंगा घूमने तो ही मुझे ये होगा। तो सबका कुछ ना कुछ तो अलग जरूर होगा, और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो लोगों को कहीं ना कहीं हैप्पीनेस देती होंगी। तो हमें उन चीजों के बीच का एक रास्ता निकालना होगा, उसको समझना होगा और उस पर बात करनी होगी। मैं खासकर आपको बताता चलूं, आपको इन कक्षाओं में बहुत ज्यादा थ्योरी वगैरह पर बात नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ से भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। और मैं इस चीज के लिए एक बेहतर इंसान इसलिए हो सकता हूं क्योंकि मैंने 2016-17 में अवसाद को अच्छे से झेला है। अवसाद यानी डिप्रेशन को मैंने अपने ऊपर महसूस किया और उससे मैं निकल कर आया। और मैं आपको ये भी बताऊंगा बातों बातों में कि कैसे मुझे किन चीज़ों को करने से उसमें मदद मिली। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेशन से निकल गया हूं तो मैं हमेशा खुश हो गया और ये वो, आई डोंट हैव एनी चैलेंजेस नाउ और समथिंग। इवन देन वी और अस or me feel sometimes low, sometimes depressed, unhappy. Every one of us can do that, and we should accept it. We should try to accept those things first, then we can come out of that sorrowness or that gloom or that sadness that you have in yourself. तो इन पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मेरे अनुभव कैसे थे, मैंने क्या किया और मैंने किन लोगों से किस तरह की बातें की, मुझे लोगों ने क्या बताया और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, वो भी मैं आपको आगे की बातों में बताऊंगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो एक और बात आती है कि कैन द नोशन ऑफ हैप्पीनेस बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ये तो हमने अभी बात कर ली थी कि क्या मेरा हैप्पीनेस और आपका हैप्पीनेस अलग अलग है या वो एक जैसा है। ठीक है,
कोई अगर खुशी प्राप्त करता है किसी और चीज से करता होगा, मैं अगर खुशी प्राप्त करता हूं मैं हो सकता है किसी और चीज से करता हूँगा। तो जब मेरे खुशी प्राप्त करने का साधन अलग अलग है तो मेरी खुशी भी तो अलग हो सकती है। जब किसी की मंजिलें अलग अलग होती हैं लेकिन उनका सेटिस्फेक्शन या उनका नाम एक होता है, सफलता जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए सफलता क्या है कि मैं हो सकता है कि एक बड़ा अच्छा टीचर बन जाऊं यूनिवर्सिटी में, बी ए दिस कुड बी ए सक्सेस फॉर मी, बट नॉट फॉर एवरीवन। और वो मुझे खुशी देगा। दूसरे के लिए सक्सेस क्या हो सकती है या हैप्पीनेस क्या हो सकती है कि वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाए। तो उसका मीडियम भी अलग होगा, उसका रास्ता भी अलग होगा। द सेम वे हमारा खुशी प्राप्त करने का रास्ता भी अलग अलग होगा। तो आप मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे बताओ, कुछ लोग बोलो। जो मैं यस बातें सर। बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, वो कुछ हाँ कुछ सर। आप समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, सबको मेरी आवाज आ रही है ठीक से और मैं दिखाई भी दे रहा हूँ ठीक से? यस हाँ बोलो। यस सर। ओके, अभी कितने लोग हैं मीटिंग में, कोई बता सकता है मुझे? सर 28। 28, okay, good number. So we can go further and we will talk about these things in details. जो मैंने पहले पेज पर सवाल खड़े किए हैं, आज की हमारी पूरी प्रेजेंटेशन और पूरे लेक्चर का जो उद्देश्य है वो यही होगा कि इन कुछ सवालों का अगर हम पूरी तरीके से जवाब नहीं भी ढूंढ सकते तो हमें एक कोशिश जरूर करनी है। उस कोशिश को करते करते ही हम कुछ कामयाबी पर पहुंचेंगे, कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कविता लिखी थी, उसकी एक लाइन सुना देता हूं आपको आगे बढ़ने से पहले। प्रयासरत आप रहे आदमियत का वितान हो, हट धर्मी स्वयं में खोया परेशान हो, ना मुरादों को सबक तुम सिखाना, अरे भूल न जाना हमें भूल न जाना। तो एक कविता थी, उसके बीच की 2 लाइनें हैं कि आप प्रयास करते रहो और आदमियत का वितान होगा, यानी कि इंसानियत आगे बढ़ती रहेगी, आप प्रयास करते रहो। हैं, प्रयासरत आप रहे आदमियत का वितान हो, हट धर्मी स्वयं में खोया परेशान हो। जो आपको परेशान कर रहा है, जो कोई हट धर्मी है, वो खुद में परेशान है। हैं, और ना मुरादों को सबक तुम सिखाना, भूल न जाना हमें भूल न जाना। तो इस तरह की कुछ लाइनें थी उस पोइट्री में। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप प्रयास करते रहो और चीजें होती रहेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ये सिर्फ एक चार्ट है जो ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। आई हैव नो डेफिनेशन ऑफ दिस नोशन हैप्पीनेस बिकॉज दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सम पीपल विल से, मैंने बताया था आपको कि कंटेंट रहना, कि भाई मैं संतुष्ट हूं, मैंने ये प्राप्त कर लिया, दे विल बी हैप्पी। सम विल बी हैप्पी व्हेन दे विल अचीव मोर एंड मोर एंड मोर। सम विल बी हैप्पी विद हैविंग समथिंग। एक गरीब आदमी के लिए हैप्पीनेस हो सकती है कि उसको 4 महीने का राशन मिल गया, खाना पीना मिल गया, सो ही कैन बी समवॉट हैप्पी, क्योंकि वो उसका पेट भूखा था और उसकी एक्सट्रीम नीड जो थी, अल्टीमेट नीड वाज द हंगर। सो इट कुड बी हैप्पीनेस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसको दिमाग में संतुष्टि कितनी है, कि उसने जीवन में और कुछ भी करना था। पहले तो पेट है ना, और ये जो दुख, तनाव और ये सब चीजें तब शुरू होती हैं जब आपका पेट भरा रहता है। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट there are very few examples when you will see a poor man being depressed, when you will see a poor man being sad about any mental issue or anything. He will be sad about some other issues like poverty, like he does not have food to eat, he does not have good clothes to wear, he does not have good house to live in. So उसकी परेशानियां, उसका दुख का कारण भौतिक होगा, और दूसरे लोग जिनके पास भौतिक साधन ठीक ठाक हैं उनके दुख का कारण मानसिक होगा। ये बात आपको समझनी चाहिए कि दुख के भी प्रकार हैं। अभी हम अगली कुछ चार्ट्स में बात करेंगे कि सबका दुख अलग अलग कैसे हो सकता है। मैंने आपको बताया कि अगर आप दुख को नहीं समझोगे तो आप खुशी को नहीं समझ पाओगे, और सबके लिए दुख अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार से सबकी खुशी का भी अलग अलग होना अनिवार्य है। तो हमें कभी भी खुशी जैसे शब्द को परिभाषा में नहीं बांधना चाहिए, लेकिन समझने के लिए
कुछ तत्वों को हमें सारगर्भित करना पड़ेगा, कुछ तत्वों को समग्रता में समझना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सली कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो हाँ, खुशी का मतलब ये है कि आप थोड़ा-सा संतुष्ट महसूस करें लंबे समय तक, और आप तनाव ना हो आपके जीवन में, आप आनंदित रहें लंबे समय तक, और आपके जीवन में चिंताएँ हो ही ना या बेहद कम हो, तो वो ही खुशी है। यानी कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनका ना होना भी खुशी है। तो हम आगे की जब बात बढ़ाएँगे आपकी, तो हम उसमें चर्चा करेंगे कि दुःख के कारण क्या हैं? अगर उन दुःख के कारणों पर चर्चा करके किसी तरीके से उन दुःख के कारणों को कम कर दिया जाए या उन दुःख के कारणों को हटा दिया जाए, तो क्या उस खाली बची हुई जगह में हैप्पीनेस जगह कर सकती है? इन विषयों पर हमें आगे चर्चा करनी है। इन विषयों पर हमें आगे अपनी बात को समझना है। तो आगे चलते हैं हम लोग, और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो एक तो चीज़ होती है कि भाई हैप्पीनेस जो है, जो खुशी है, मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार बोल दो मुझे, आपको पता चल जाएगा मुझे भी कि आप ठीक से सुन पा रहे हो। आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। मेरी बात कुछ अभी तक जो हमने चर्चा की उसमें कुछ बोलना चाहते हो, या मैं आगे चलूं पहले फिर बोलोगे बाद में? कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक है सर, हम लोग आगे You चलते can हैं। you ओके, can आगे चलते continue, हैं। sir. फिर हम आपके दिमाग में जो सवाल आएंगे ना, आप उनको फिर लिखते रहना, फिर हम बाद में चर्चा करेंगे उन पे, ठीक है? ओके, तो होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की एक समग्रतापूर्ण समझ क्या हो सकती है? समग्रता से क्या मतलब है? समग्रता का मतलब है पूर्णता। यानी कि हमारी हैप्पीनेस किन्हीं खास तत्वों से केवल नहीं हो सकती, उसमें विभिन्न प्रकार के जो हैं तत्व होने आवश्यक हैं, या विभिन्न प्रकार के जो हमारे एक ह्यूमन को समझने के जो भाग हैं, उन सब का समावेश होना जरूरी है, उन सब का निहित होना जरूरी है, उन सबको उसके अंदर होना जरूरी है। वो 3 चीजों में आता है, फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल। ठीक है, 3 तत्वों से, 3 भागों से हम ह्यूमन की हैप्पीनेस को समझने की एक कोशिश कर सकते हैं। इसके और भी कई आयाम हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि बौद्धिक से सब कुछ पता नहीं चल पाएगा, उसमें इमोशनल में भी कुछ और भाग बांट सकते हैं, लेकिन बेसिक रूप से, मुख्य रूप से ये 3 अंग हैं जिनको हमें समझने की आवश्यकता है और कोशिश करनी चाहिए। तो एक है फिजिकल हैप्पीनेस। भाई देखिए, मैं कॉलेज में नौकरी करता हूँ और मैंने एक गाड़ी खरीद ली, एक मेरे पास घर है, और फॉर एग्जांपल कि मेरी अच्छी जगह शादी हो गई, समथिंग, तो आई विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम हैविंग ऑल द फिजिकल हैप्पीनेस। मतलब इस स्टेज तक ये हैप्पीनेस फिजिकल है, इन द सेंस कि आप भौतिक चीजों से लाभ प्राप्त कर रहे हो, भौतिक चीजों से खुश हो रहे हो, अच्छा कपड़ा पहन रहे हो आप, अच्छा खाना खा रहे हो, मूवीज देखने जा रहे हो, सो ऑल द थिंग्स विच आर गिविंग यू प्लेजर फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, ठीक है, सो दीज आर फिजिकल हैप्पीनेस। ठीक है, और क्या हो सकती है फिजिकल हैप्पीनेस में कि आपने अच्छी नींद आपको मिली, हालांकि वो थोड़ा सा डीप चला जाता है, लेकिन फिजिकल हैप्पीनेस में जो भी आप सुख लेते हो बाहर से, वो फिजिकल हैप्पीनेस, भौतिक संसार के सुखों को प्राप्त करना। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है इमोशनल हैप्पीनेस। भाई एक ये होता है कि मेरा बहुत अच्छा कोई पार्टनर है, पार्टनर इन द सेंस लाइफ पार्टनर, और वो मुझे हर घड़ी हर पल इमोशनली सपोर्ट करता है। मैं कोई भी परेशानी में पड़ता हूँ या कोई काम मुझे नया करना है, या मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरी मदद करते हैं बार बार, और मैं जब कभी भी खराब फील करता हूँ तो वो मेरे सामने आ जाते हैं और मुझे समझाते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मत करो, ये अच्छा नहीं लगता। तो आप वो मुझे घुमाने ले जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मेरा दिमाग बटाते हैं और मुझे खुश करते हैं। तो वो इमोशनल हैप्पीनेस मुझे देने की कोशिश करते हैं। और इमोशनल हैप्पीनेस आपको तब भी मिलती है जब आपके रिश्तेदार, आपके परिवारजन कई बार आपको आपके साथ खड़े रहते हैं, सिर्फ कहते हैं कि मैं हूँ, आई एम देयर फॉर यू,
जैसे थ्री इडियट्स में कहता है ना आमिर खान, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, द सेम ऐसी। ठीक है, तो इमोशनल हैप्पीनेस ऐसे मिलती है जब आपका कोई सगा संबंधी, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई प्रियजन, ठीक है, आपका कोई सहपाठी, आपके साथ काम करने वाले कुलीग, आपके वरिष्ठ, आपके कनिष्ठ आपको स्नेह अनुभूति कराते हैं, आपको अफेक्शन देते हैं, तब आपको इमोशनल हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। वो आपको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, वो आपको कोई सामान नहीं दे रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं और आपकी बातें सुनते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं। They give you emotional feeding, and this emotional feeding is very very important for human being, more than the physical happiness. Emotional happiness is very very necessary, especially in this time or in this era where we all have become virtual. हैं, आप देख रहे हो हमारी क्लास भी वर्चुअल हो रही है, मैं आपको देख नहीं पा रहा, मुझे पता नहीं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, मुझे पता नहीं कि आप मुस्कुरा रहे हो कि रो रहे हो कि सर पता नहीं क्या पका रहे हैं, बट समझो इस चीजों को। मैं अपना पूरा एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा हूं कैमरे के सामने, ये भी मैं आपको एक इमोशनल फीडिंग दे रहा हूं, इमोशनल हैप्पीनेस देने की कोशिश कर रहा हूं। आपके अन्य अध्यापक आपके साथ ऐसा करते हैं, आपको इमोशनल फीडिंग देते हैं, इमोशनल हैप्पीनेस देते हैं। और ये जो स्कूल ऑफ हैप्पीनेस का जो पर्पस है वो इमोशनल हैप्पीनेस को एनहेंस करना है, क्योंकि वो आपको पैसे तो नहीं दे रहे हैं, अच्छे कपड़े तो नहीं दे रहे हैं, अच्छा ठीक है, और ये सब तो नहीं दे रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं आपके साथ, आपको इमोशनल फीडिंग कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आपको इमोशनल चैलेंजेस को पार करना है। तो ये सब इमोशनल हैप्पीनेस के पार्ट हैं। जब आप इमोशंस से हैप्पी होते हो, किसी को देखकर भी आप खुश हो सकते हो, वो भी आपका इमोशनल हैप्पीनेस हो सकता है। किसी के अच्छे कामों से आपको खुशी मिल सकती है, वो भी इमोशनल हैप्पीनेस हो सकता है। ठीक है, किसी ने कुछ बहुत अच्छा बर्ताव किया और आप उससे कुछ सीख कर आपको खुशी हुई, वो भी इमोशनल। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस, वी कैन talk about it on and on and on. So then there is another kind of happiness, that is intellectual happiness. Intellectual happiness, बौद्धिक खुशी, बौद्धिक प्रसन्नता। बौद्धिक प्रसन्नता क्या होती है? जब आप कोई अच्छी किताब पढ़ें, जब कोई अच्छी फिल्म देखें, जब कोई अच्छा साहित्य पढ़ें, कोई अच्छा नाटक देखें और अच्छी डिबेट डिस्कशन में भाग लें, किसी अच्छी क्लास को करें जैसे कि अभी आप कर रहे हो, है ना, तो उसके बाद आपको इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस होती है कि मैंने आज कुछ गेन किया, मैंने कुछ सीखा और मैं आज पहले से थोड़ा सा 1 इंच बेहतर इंसान बना। तो ये होती है इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, इंटेलेक्चुअल ब्लिस कहते हैं इसको। कई बार आप किसी विद्वान व्यक्ति से जब बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक टन बजता है और आप सोचते हो कि क्या आदमी था, कितना बढ़िया बातें करता था यार, क्या उसने मुझे जीवन का सबक दे दिया, अरे ये मुझे पहले मिला होता तो मैं पता नहीं कहां पहुंच जाता। अगर कोई आपसे ऐसा मिल रहा है, आप कुछ कुछ ऐसी बातें सीख रहे हो और आप उसकी बातें सुनकर खुश हो रहे हो, तो आप मेरे भाई इंटेलेक्चुअल ब्लिस महसूस कर रहे हैं। आप में एक गुणात्मक वृद्धि हो रही है, किस चीज की? बौद्धिकता की। आपका बुद्धि, आपका ज्ञान थोड़ा थोड़ा विकसित हो रहा है और उसके विकसित होने से आपके जो डोपामिन है, डोपामिन हार्मोन्स होता है, वो भी प्रफुल्लित होता है और जब वो हार्मोन्स बढ़ता है तो आपको एक अलग तरह की हैप्पीनेस मिलती है कि अच्छा अब मैं तो ये सीख गया, अच्छा अब मेरे को तो ये पता चल गया और अब मैं जाकर अपने दोस्तों को ये बताऊंगा और वहां पर शेखी बगारूंगा कि मेरे को ये आता है। सो intellectual happiness is also very very important for human beings, because human only have that brain which is capable of intellectuality, यानी कि केवल मानव की बुद्धि और मानव का मस्तिष्क ऐसा है जो बौद्धिक चीजों को कर सकता है। दिमाग तो जानवरों के पास भी होता है पर वो सीमित कामों के लिए होता है, खाना पीना, सोच करना, सोना, चैलेंजेस स्वीकार करना, बस खत्म। बट ह्यूमन कितना कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन, आप समझ नहीं सकते उसकी कैपेसिटी को। इतना ज्यादा ऊपर 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 और ऊपर करता जाता है
और जब वो कुछ नई नई चीजें सीखता है, सीखने से जो उसको हैप्पीनेस मिलती है वो उसको एक तरीके से बौद्धिक खुशी देती है, बौद्धिक हैप्पीनेस देती है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच में, एक समग्र खुशी में आपको ये देखना चाहिए कि ये तीनों के तीनों अंग बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अच्छा कपड़ा भी चाहिए, अच्छा खाना, ये सब बाहरी वातावरण, और आपके पीछे गाड़ी भी लगी होनी चाहिए और सब कुछ। और कहने का मतलब ये है कि आपको यू नीड ईच एंड एवरीथिंग यू वांट टू बी, इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन बैलेंस, यू नीड एवरीथिंग। ओके, एंड आफ्टर दैट यू ऑल्सो नीड इमोशनल फीडिंग, कि आपके अच्छे दोस्त हों, अच्छी आपकी पति हो या पत्नी हो, अच्छे माता पिता हों, आपकी संतान आपको प्यार करती हो। तो यू नीड इमोशनल फीडिंग एंड इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, दैट कि आपका जो बौद्धिक जो ज्ञान है वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहे, जिससे कि आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। ठीक है, तो अभी आगे मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आगे चलते रहे हम लोग Yes, sir. दोस्तों। Yes, Yes, sir. sir. बोलो कुछ। जी सर, यू कैन कंटिन्यू। अच्छा, इनमें से आप ही बताओ कौन कौन बच्चा, अगर बोर हो रहे हो तो मैं फिर बंद करूं इसको? बताओ मुझे, बोर हो रहे हो क्या? No, no, sir. अगर कोई बच्चा बोर हो रहा हो तो मुझे, एक भी बच्चा अगर बोर हो रहा हो तो मैं बंद कर दूंगा, बताओ। क्योंकि आगे आगे मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ और बहुत अच्छी अच्छी चीजें करके दिखाने वाला हूँ आपको, सोच लो। नहीं सर, मजा आ रहा है, आप कंटिन्यू। मजा आ रहा है? यस सर। पक्की बात है? हाँ सर। Yes, sir. अगर मजा आ रहा है तो मैं फिर और ज्यादा मेहनत से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, Yes, तो yes. आगे चलता हूँ मैं फिर। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली हैं, प्लीज ध्यान से सुनो। अगर क्लास लंबी भी होती है तो मजे लेके सुनो, क्योंकि ये हैप्पीनेस वाली क्लास है। ठीक है, और हमें सीखना है कुछ। ठीक है, ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे एक समग्र खुशी की, एक प्रसन्नतापूर्ण खुशी की, मतलब एक ऐसी खुशी की जिसमें सारे के सारे अंगों का समावेश हो। आगे चलते हैं। हैप्पीनेस इनसाइड आउट एक कॉन्सेप्ट है कि हमें बाहर से भी खुश होना चाहिए भैया, और हमें अंदर से भी खुश होना चाहिए। तो बाहरी खुशी का मैंने अभी आपको बताया था कि अच्छे कपड़े दे दो, अच्छा खाना दे दो, है ना, और अच्छा पहना, मतलब अच्छा बेड हो आपका, अच्छी आपकी गाड़ी हो, है ना, और आपका घर अच्छा हो, तो आप बाहर से खुश दिखते हो। लेकिन क्या आपको अंदर से संतुष्टि है? आपके जीवन में पता चला कि लोग तो देख रहे हैं कि भाई ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है लड़का, हाँ, और अच्छे अच्छे घरों में रहता है, और कहने का मतलब ये है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, ठीक है, और इसकी पार्टनर भी बड़ा सुंदर है या सुंदरी है। तो लोग सोचेंगे कि यार ये तो बहुत खुश होना चाहिए लाइफ में। लेकिन किसी को क्या पता कि उसके घर पे कोई परेशानी हो जिसका वो शेयर ही नहीं कर सकता। क्या पता उसके माता पिता बीमार रहते हो जिन पर उसका बहुत फोकस हो। क्या पता उसके जो छोटा बच्चा है वो बीमार रहता हो, उसकी दवाइयाँ चल रही हो लगातार, समथिंग लाइक दैट। तो देयर कुड बी समथिंग दोज डज नॉट अलाउ हिम टू बी हैप्पी इनसाइड। तो बाहर से तो लोगों को दिखेगा कि हाँ इसके पास सब कुछ है यार, इसको तो बड़ा खुश रहना चाहिए और ये, लेकिन अंदर से जो मुर्दे की जो हालत है वो जो है, क्या क्या कहावत है वो, कि कब्र की जो हालत है वो मुर्दा ही जानता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? और क्योंकि कब्र के अंदर कौन है? मुर्दा गया है ना। तो इसी तरीके से हमारे अंदर जो बीत रही होती है, जो आपके अंदर बीत रही होती है, वो आप ही जानते हो। ठीक है, तो हैप्पीनेस को इनसाइड आउट प्राप्त करने की कोशिश करनी है। बाहर से भी खुश दिखना है और खुश लगना है और साधन प्राप्त करने हैं, और अंदर से भी हमें खुशी की प्राप्त करनी है, चाहे वो उस खुशी के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अब वो क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। वो जो कुछ सेट फार्मूलेज हैं और कुछ उससे भी अलग जो चीजें हैं उनकी हम बात करेंगे आगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है हैप्पीनेस इनसाइड आउट का? कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बाहरी सुखों से भी खुश रहना है और अंदर से भी आपकी खुशी निकलनी चाहिए। Despite any reason, despite any cause, you have to be remained happy। और उसके लिए आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। वो बदलाव और वो प्रयास क्या हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक है वैल्यू बेस्ड हैप्पीनेस।
ये थोड़ा सा विरोधाभासी सब्जेक्ट है, वैल्यू बेस्ड हैप्पीनेस। ठीक है, एक थोड़ा सा विरोधाभास है इसमें, कॉन्ट्राडिक्टरी है ये। ठीक है, और इसमें जो विरोधाभास है वो किस तरह का मैं आपको बताता हूँ। अब जब यहाँ एक शब्द आता है वैल्यू बेस्ड हैप्पीनेस, बड़ा भारी भरकम शब्द है वैल्यू, है ना भाई। ये जब वैल्यू जब आपके यहाँ पर आ जाती है ना कंधों पर, तो आप थोड़ा सा ऐसे दब जाते हो, है ना, क्योंकि वैल्यू जो है, एक तो पहली बात ये है दोस्तों कि वैल्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर समाज का, हर संस्कृति का, हर देश का अलग अलग हो सकता है। नितांत संभव है, ये पूरी तरीके से संभव है कि हमारे देश का जो वैल्यू सिस्टम है वो पश्चिमी देशों के वैल्यू सिस्टम से अलग हो सकता है। इवन हमारा और पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल का भी अलग अलग हो सकता है, भले ही ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं, है ना। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वैल्यू बेस्ड हैप्पीनेस अपने आप में थोड़ा सा एक विरोधाभासी जो है वो सिद्धांत है, लेकिन हमें अपनी वैल्यू को, जिस क्षेत्र के आप रहने वाले हो, जिस कंट्री के आप रहने वाले हो, जिस रीजन के आप रहने वाले हो, अगर आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हो, उन चीजों को अपनाते हो और इंक्लूसिव एक बनाते हो अपना हैप्पीनेस का स्टाइल, तो आप ज्यादा खुश रह सकते हो, ज्यादा प्रसन्न रह सकते हो, और वो आपके लिए इजी भी होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे यहाँ की वैल्यूज क्या हैं, मैं 4-5 एग्जांपल दूंगा और फिर मैं आपको कुछ कॉमन वैल्यूज भी बताऊंगा जो दुनिया भर की कॉमन वैल्यूज हैं। उनको तो हम कम से कम अपना ही सकते हैं कि भाई ये तो पूरी दुनिया में सर्वमान्य नियम है, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, एटलीस्ट वी कैन कंटिन्यू विद देम, वी कैन अंडरस्टैंड देम। एंड पहले मैं आपको बताता हूँ भारत की वैल्यू सिस्टम क्या हो सकता है। भाई हमारा वैल्यू सिस्टम ये है कि हम एक ऐसे परिवार में रहते हैं जहां माता पिता, उनके बच्चे और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, अक्सर 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली होने से, एकांकी परिवार होने से सब अलग अलग रहते हैं। और ना केवल एक जोड़ा अलग अलग रहता है, अब तो एक एक व्यक्ति अलग अलग रहता है, ये भी देखने में आ रहा है, क्योंकि लोग शादियां करने से बचना चाह रहे हैं। नए समाज में अलग तरह की समस्याएं, अलग तरह की विडंबनाएं हैं, जिनकी हम सारी चर्चा नहीं करने वाले यहाँ पर, क्योंकि हमारा फोकस हैप्पीनेस पर है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हमारे देश का जो वैल्यू सिस्टम है वो एक तो परिवार को साथ लेकर चलना, वो वैल्यू सिस्टम है इस संस्कृति का। और अगर आप इस वैल्यू सिस्टम को छोड़कर किसी और देश के वैल्यू सिस्टम की तरफ जाते हैं तो आप यहाँ पर सामाजिक अंतर विरोधों का सामना करोगे, कॉन्ट्राडिक्शंस इन सोसाइटी, एंड दीज थिंग्स विल डेफिनेटली मेक सम नेगेटिव डिफरेंस इन योर लाइफ। ठीक है, तो आपको यहाँ के कुछ वैल्यू सिस्टम्स को मानना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कम से कम एकांकी परिवार व्यवस्था को तो बनाए रखें। दूसरी बात है, कुछ और तरह के सिस्टम्स हैं यहाँ पर, जैसे विवाह नामक संस्था में विश्वास करना, बिलीव इन द मैरिज एंड वेडिंग। तो उससे क्या होता है कि एक परंपरागत जो यहाँ की जो सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, वो कंटेंट रहता है। और आपको अगर इसके विरोध में जाते हो आप, तो एकांकी जीवन की तरफ बढ़ते हो, और एकांकी जीवन डिप्रेशन, अवसाद, इस तरह चीज़ों को लाता है। और ये अवसाद की जो समस्या है वो यूरोप में पहले आई, या इसको पहचाना गया पहले यूरोप में, और उसका सबसे बड़ा कारण एकांकी जीवन, अकेलापन लोगों को काटता है। बच्चे 14-15 साल के बाद छोड़कर चले जाते हैं माँ बाप को, और माँ बाप भी सेपरेशन बहुत होते हैं वहाँ पर, कम से कम 2-3 सेपरेशन तो बहुत आम बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वैल्यू सिस्टम में और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। आपका पहनावा, आप क्या अपने परंपरागत और कल्चरल चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं, मतलब आपके बाहर की चीज़ें भी हैं, लेकिन क्या आप उनसे भी जुड़े हुए हैं? क्या आप त्योहार बनाते हैं? क्या आप त्योहारों पे लोगों से मिलते हैं? जो हमारे होली, दिवाली, बसंत, बैसाखी, ये क्या त्योहार केवल सिर्फ त्योहार नहीं है, ये मिलने का एक बहाना है। अगर आप नहीं मिलते हैं, अगर आप इनको नहीं मनाते हैं, अगर आप इनके रिट्स एंड रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वैल्यू बेस्ड सिस्टम है वो प्रभावित होगा। उसके प्रभावित होने से अंतर विरोध पैदा होगा, क्योंकि आप आधी चीज़ें कहीं बाहर की कर रहे हैं, आधी यहाँ की कर रहे हैं, और उनका अमलगमेशन ठीक से नहीं होगा, और वो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालेगा, जो आपके हैप्पीनेस में बाधक है।
तो वैल्यू बेस्ड सिस्टम, वैल्यू बेस्ड हैप्पीनेस हो सकती है, बहुत जरूरी है। और वैल्यूज में अब कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो हर जगह होंगे, जैसे ऑनेस्टी। भाई ऑनेस्ट तो पश्चिम का आदमी भी कहता है कि हमें होना चाहिए, पूर्व का यानी कि हमारे देशों के लोग भी कहते हैं, हर जगह का आदमी कहेगा ऑनेस्ट होना चाहिए। तो वी शुड बी ऑनेस्ट, ओके, वी शुड बी डिसिप्लिन्ड, ओके, वी शुड रेस्पेक्ट विमेन, वी शुड रेस्पेक्ट एवरीवन इन सोसाइटी, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड बी डिसिप्लिन इन आवर वर्क्स, है ना, वी शुड बी प्लानिंग थिंग्स। तो सो मेनी थिंग्स कैन बी देयर जो हमें वैल्यूज और एथिक्स की तरफ बढ़ाती हैं। और वो वैल्यूज और एथिक्स जो हैं अगर हम इनकॉर्पोरेट कर लें अपनी लाइफ में, तो होगा क्या कि हमारी जो हैप्पीनेस आएगी उसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा, और उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व आ जाएंगे जिनके बारे में आप पहले सोचा भी नहीं होगा। तो इसके बारे में और भी बातें होंगी, बाद में आगे बढ़ते हैं। कनेक्शन विद स्पिरिचुअलिटी एक टर्म आता है, बार बार लोग कहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ, थोड़ा सा आपको शांति मिलेगी, आप ये करोगे तो ये करेंगे। यस यस, देयर इज ए कनेक्शन विद हैप्पीनेस, ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी जो अध्यात्म जो चीज है वो भगवान की पूजा करना नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज समवट डिफरेंट और टोटली डिफरेंट। आध्यात्म मतलब होता है अपने आप को जानना, अपने अंदर जाना, अपने अंदर झांकना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। और उसके साधन बहुत सारे हो सकते हैं, योगा हो सकता है, ध्यान हो सकता है, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इवन बैठकर सोचना, इवन माइंडफुलनेस इज ए टर्म, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी इसमें भी हो सकती है कि आप गरीबों की मदद करते हैं और आपको अच्छा लगता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी इसमें भी हो सकती है कि आप कहीं जाते हो और वहां पर आपने किसी को कोई डूब रहा है तो आपने उसको बचाया और आपको अच्छे से फील हुआ, ये भी एक तरह का अध्यात्म। तो कहने का मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अपने आप को खोजना, अपने आप को जानना हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा आयाम है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आगे हम बात करेंगे योगा के बारे में। आपको मधु मैम ने बताया होगा, वो पढ़ा रही हैं योगा का, और बाहर से भी लोग आए थे पहले ओरिएंटेशन में, उन्होंने भी आपको बताया था। और इन चीज़ों को हैप्पीनेस के लिए इनकॉर्पोरेट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधे तौर पर हैप्पीनेस देते हैं, वो चीज़ें आपको अपने बारे में समझने में सहायक हैं। वो चीज़ें आपको ऐसा एक द्वार खोल देती हैं आपके लिए, जिससे आप अपने आप को जान पाते हैं, अपने आप से बात कर पाते हैं। और जब आप अपने आप से बात कर पाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी समस्याएं क्या हैं। And when you know the problems, when you diagnose the problem, the medicine and the cure can be found out after that. आपकी दवाइयाँ, आपका इलाज तभी संभव है जब आपको बीमारी का पता होगा। और बीमारी का पता करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि वो आपको अपने आप से बात करने का मौका देते हैं। वो आपको ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप भगवान में लीन हो जाओ या ऐसा कुछ वैसा कुछ, नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट बिकॉज आवर इनर साइंस इज प्रेटी मच अननोन टू अस। हमें अपने अंदर की विज्ञान के बारे में बहुत कम पता है, फिजिकल पता है, लेकिन मन को किस प्रकार से समझना है, जोड़ना है, इन चीज़ों के बारे में हमें बहुत कम ज्ञान है। और काफ़ी हमारी एंशिएंट फिलोसफीज में ये ज्ञान भरा पड़ा है, जिसके बारे में आपको सूरज सर पढ़ाएंगे जब क्लास में आएंगे। He will tell you so many things about Buddhism, Jainism, and so forth, so many philosophies. Those things will tell you about कि कैसे ह्यूमन अपने अंदर के विज्ञान को समझने की कोशिश करता है। लेकिन हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, जो चीज़ें पहले से समझी जा चुकी हैं, सीखी जा चुकी हैं, उनको प्रैक्टिस में लाकर अपने आप को थोड़ा सा बात करने का मौका देंगे। और जब आप अपने आप को बात करने का मौका दोगे अपने आप से, तो यू विल फाइंड सोलेस, यू विल फाइंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। आप अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फील करोगे, आप समझ जाओगे अपने आप को। और जिस दिन आपने अपने आप को समझना शुरू कर दिया तो आप डरना बंद कर दोगे, और जिस दिन आपने डरना बंद कर दिया तो आपकी खुशी शुरू हो जाएगी। इसलिए स्पिरिचुअलिटी एक भारी भरकम सा शब्द लगता है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है। अध्यात्म, थोड़ा सा आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल
हो सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम, क्योंकि हमारा बहुत समय वेस्ट हो गया था सेटिंग करने में। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि भाई दुःख के क्या कारण होते हैं, क्योंकि दुःख के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दुःख ही नहीं जानोगे तो खुशी को कैसे जानोगे? जैसे मैंने आपको बताया, दिन को जानना है तो रात को जानो, है ना? और अगर आपको एक गवर्नमेंट के बारे में जानना है तो दूसरी गवर्नमेंट आनी चाहिए, है ना? फिर उससे कंपैरिज़न तभी तो करोगे। अगर कोई राजा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक एक राजा रहा, तो आप सोचोगे यार ये तो नॉर्मल आदमी था, ये था, वो था। अब फिर कोई नया राजा आ जाता है, उसने सब कुछ चेंज कर दिया, आपको बड़ी लग गई कि अरे ये सब क्या हो गया, तब आपको पता चलता है कि पहले वाले का क्या इंपॉर्टेंस था। तो इसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको खुशी का पता अच्छे तरीके से तब चलता है कि हम बचपन में कितने खुश थे, जब आपके जीवन में कुछ दुखों का प्रवेश होता है, जो कि अवश्यंभावी है। आपके जीवन में कुछ ना कुछ दुख या कुछ ना कुछ कष्ट तो हमेशा होंगे, है ना? तो आइए हम उन कष्टों की, उन दुखों की थोड़ा सी समझ पैदा करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको हम चिन्हित कर लें, उनको पहचान लें। अगर हमने उनको पहचान लिया तो हम कोशिश ये कर सकते हैं कि उनको साइड हटाओ, इसको साइड करो, इसको साइड करो, तब जाके हमारे पास एक रास्ता बचेगा जो हैप्पीनेस की तरफ जाता होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दुखों के कारणों को पहचानें। तो पहला कारण है जो सबसे बड़ा, जो मैंने आप 1 2 3 4 5 जो ऊपर की चीज़ें लिखी हुई हैं, आप दिख रहा होगा आपको, रेड में लिखी हुई हैं, और ये पांचों चीज़ें जो हैं जो इम्प्रूव की जा सकती हैं। मतलब ये थोड़ा बहुत आपके हाथ में है, बहुत ज़्यादा नहीं तो 50% आपके हाथ में है। अगर आप कोशिश करेंगे तो संभव है कि आप इन पर एक कंट्रोल पा लेंगे। तो वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताना और समझाना चाहता हूँ। जैसे एक तो है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स सेल्फ। उम्मीदें बहुत बुरी चीज़ है। उम्मीद दोस्तों, उम्मीद का टूटना बहुत बुरा होता है, इसलिए उम्मीद ज़्यादा मत लगाओ किसी से भी। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों से भी इतनी उम्मीद मत लगाओ आप, क्योंकि समय पड़ने पर कौन आपके काम आ पाएगा या नहीं आ पाएगा वो आपको नहीं पता। और अगर आपको पहले ही उम्मीद कम होगी तो आपको दुख भी कम होगा। ये बात जान लो आप कि उम्मीदों की अधिकता, बहुत अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यानी कि जैसे मेरा कोई दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है, मैंने सोचा यार मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ, और मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ कि भाई 50,000 रुपये उधार दे दे। मैं सोचता था यार अच्छा दोस्त है, इसके पास पैसा खूब है और दे भी देगा, फिर समय पे मैं इसको लौटा दूंगा। बट वो कह देता है कि नहीं यार अभी तो ये है वो है, मेरी वाइफ मना कर रही है, या उसने गहने बनवा लिए, यार अभी मेरे पास नहीं है। तो आपकी उम्मीद टूटती है, आपकी उम्मीद थरथराती है, तो वो बहुत ही बुरी चीज़ है। तो इसलिए आप पहले ही सोच के चलो कि भाई मैं रवि से मांगूंगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रवि ना दे पाए, क्योंकि उसके भी अपने खर्चे हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है उसका, समथिंग लाइक दैट। यू जस्ट फाइंड सम रीजन इन योर माइंड कि ये इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट ही इज नॉट एबल टू हेल्प यू। अगर आपने पहले ये सोच लिया तो आपका आधा दुख कम हो जाएगा, आधा कष्ट कम हो जाएगा, आधी सफरिंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन, और अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशन मत करो कि यार मैं इन 4 महीनों के अंदर ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, लाइक जस्ट आई एम ए टीचर, और मैं सोचूं कि अगले 3 महीनों में मैं सारा सिलेबस भी खत्म कर दूंगा, और मैं एक छोटी डॉक्यूमेंट्री भी बना दूंगा, और मैं पहाड़ों में घूमने भी चला जाऊंगा, और मैं ये भी कर दूंगा। तो क्या होगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप एक्सपेक्टेशन करो, लेकिन एक अच्छी मतलब कम से कम एक्सपेक्टेशन करो, जिससे उसको आप पूरा करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सो मुझे लगता है ये क्या हुआ, ये स्क्रीन से चला गया क्या? किसी ने कुछ किया क्या? मैं फिर से शेयर करता हूं एक बार। सर मैंने पहले बोला था आपको कि आपने परमिशन सबको दे रखी, तो किसी से भी हो सकता है। कोई क्लास बाहर निकाल ले रहा है। यही मैंने सर को पहले ही बोल दिया था कि परमिशन सबको दे रखी है सर। क्या कह रहे हो आप? सर मैं बोल रहा था कि आपने जो परमिशन सबको दे रखी है ना, इसी वजह से निकाल दे रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अब मत करना ये, अभी 5-10 मिनट में खत्म कर देते हैं बस क्लास, फिर हम आगे बताऊंगा आपको मैं।
तो हम थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ज़रूरी था सारी चीज़ों को थोड़ा सा विस्तार से बताना। ओके, बस 5-10 मिनट की बात है ना, फिर सुनो आराम से ना। तो दोस्तों ये होता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत करते हैं हम लोग, और ये जब एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती हैं तो ये बहुत दुखों का कारण बनती है। सेकंड इज डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, यानी कि हम एक काम कर सकते हैं कि अपनी कम से कम निर्भरता दूसरों पर रखें। अगर हम कम से कम निर्भर होंगे दूसरों पर, कुछ इस तरह के काम करें अपनी लाइफ में पहले से ही कि हमारी निर्भरता कम हो, क्योंकि सही समय पर अगर कोई हमारे काम नहीं आता तो भी हमारे लिए दुखों का कारण बनता है। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो रोजमर्रा में कि आपके दोस्त, आपने बोला कि भाई मेरे को असाइनमेंट दे देना, आपने एग्जाम आ गया और आपने सोचा था कि वो मुझे असाइनमेंट दे देगा और मैं उससे पढ़ के लिख दूंगी या लिख दूंगा, लेकिन उसने लास्ट टाइम पे मना कर दिया, धोखा दे दिया, तो ये सब एक दिक्कत आ जाती है। इसलिए बेटर है कि आप अपने काम पूरे कर लो पहले से, ताकि आपकी डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाए। देन ओवर एम्बिशियसनेस, ये दिक्कत जो है ये कई लोगों के साथ होती है, थोड़ी मेरे साथ भी होती है। ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं हम लोग कि नहीं यार मुझे ये कर लेना है, ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है और ये भी कर लेना है। इस चक्कर में आप एक काम ठीक से नहीं कर पाते। तो आपको करना क्या, और ये आपके दुखों का कारण बनता है। और आपको अगर ध्यान से सोचोगे तो ये पता रहेगा कि ओवर एम्बिशियसनेस की वजह से हम चीज़ें नहीं कर पाए। और एम्बिशियसनेस दुखों का कारण भी होती है इस सेंस में, क्योंकि आपके समय से काम पूरे नहीं होंगे और आप जो है प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, तो और एम्बिशियस होना नहीं चाहिए। आपको एम्बिशंस रखनी चाहिए, पॉजिटिव एम्बिशन, उन पर काम करना चाहिए, बट ओवर नहीं होना चाहिए। एक समय के साथ अपनी एम्बिशंस को बढ़ाने चाहिए, मेहनत के साथ एम्बिशंस को बढ़ाना चाहिए। यानी कि आप उतनी मेहनत कर सकते हो तब ऐसा अब मैं सोचता हूँ कि यार मैं शाहरुख खान बन जाऊँ, मैं चला जाता हूँ बॉलीवुड में और वहाँ पर जाके एक्टिंग करूँगा, और या मैं सोचूं कि भाई मैं तो आज ही कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाऊं। और फिर मुझे अपनी योग्यता तो देखनी चाहिए, अपनी उम्र तो देखनी चाहिए, अपना अनुभव तो देखना चाहिए, और मैं ये सोच सोच के परेशान होता रहूं, समथिंग लाइक दैट। तो आपको समय के साथ चीजें आगे बढ़ेंगी, आप समय के साथ चीजें सीखोगे, आप समय के साथ अपनी मेहनत बढ़ाओगे, अपने अनुभव को बढ़ाओगे और आप चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। और कभी भी बहुत काल्पनिक लक्ष्यों के पीछे नहीं घूमना चाहिए। भाई आप सोच रहे हो कि मैं पायलट बन जाता हूँ, है ना, पायलट बनना चाहिए था मेरे को, और आपने पढ़ाई किया आर्ट्स की, ठीक है, तो इट्स वेरी इमेजिनरी और इट विल गिव यू ओनली सोरो, नथिंग एल्स। तो आपको अपने इंटरेस्ट फ्रेमवर्क को वैसा ही रखना चाहिए जैसे कि आप हैं। ठीक है, अगर आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं तो उसमें देखिए, अपनी काबिलियतों को पहचानिए और उस हिसाब की एम्बिशंस को बनाइए। वो एम्बिशंस अगर थोड़ी बड़ी भी होंगी तो दिक्कतें कम होंगी, उनको आप प्राप्त कर पाओगे क्योंकि आप वैसे हो, क्योंकि वो गुण आपके अंदर हैं। अगर वो गुण आपके अंदर हैं ही नहीं, किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया कि भाई तू तो अमिताभ बच्चन दिखता है, फॉर एग्जाम्पल, आपकी डायलॉग डिलीवरी तो वैसी है, किसी ने बोला कि आप तो नाचते बड़ा अच्छे हो सकता है कि वो झूठ मूठ स्टेप करता हो, ऐसे समथिंग है। तो आपको समझना होगा, अपनी कैपेबिलिटीज को जानना होगा, और फिर आप और एम्बिशन से बचेंगे। आप वही एम्बिशंस रखें, वही चीज़ों को अपने उसमें वो करें जिनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, और फिर आप उनको बहुत अच्छे से जब कर लोगे तो आपको बहुत परम खुशी मिलेगी और ये दुख कम हो जाएगा। तो इसलिए और एम्बिशियस नहीं होना है, आपको एम्बिशियस होना है, ओवर नहीं होना है। फिर उसके बाद है फियरफुलनेस, डर। डर दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। यार मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, अरे यार इस साल इतने कम नंबर आए तो क्या होगा, अरे यार मुझे तो क्या नाम, घर जाना था लेकिन पापा पीटेंगे मेरे नंबर कम आए हैं, अरे यार मैं एक टीचर हूँ, अरे प्रिंसिपल साहब क्या कहेंगे, मैं तो क्लास अच्छी नहीं ले पा रहा हूँ, अरे मैं तो ये हो गया वो हो गया। अब तो हमारे अंदर जो डर है वो हमारा जो डर है वो हमारे दुखों का एक बहुत बड़ा कारण है। हमें निर्भीक होकर अपना काम करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। अगर आप अच्छे से अपना काम करोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर डर नहीं होगा। आप अगर मेहनत करोगे तो आपको डर कम होगा, और वो डर कम होने से आपको दुख का एक कारण कम हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का आशय ये है, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरे कहने का मतलब ये है कि
फियरफुलनेस, यह डर जो है उसको नहीं होना चाहिए लाइफ में। और वो डर तभी जाएगा जब आप पहले से ही तैयारियां करके रखोगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वो काम सही से नहीं भी कर पा रहे हो तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही आपको थ्री इडियट्स को याद करना चाहिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, क्योंकि सब कुछ ठीक है। आपको नहीं पता परम आपको आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती लाइफ में, हमेशा होने दो, ठीक है। आप फिर से खड़े होना, फिर से अच्छा काम करना, अगले सेमेस्टर में फिर से अच्छे नंबर लाना, समथिंग लाइक दैट। डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर गए तो काम खत्म हो गया, आप तो वहीं पे बैठ गए भाई, ठीक है। आगे तो आप फिर बढ़ ही नहीं पाए। किसी ने बोल दिया कि ये काम खराब करता है और आपने मान लिया, नहीं, आपको प्रूव करना है उसको कि नहीं मैं तो और बेहतर भी कर सकता था। और अगर उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अपने लिए करो काम, ठीक है। आज मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जांपल ये दे देता हूँ कि हम लोग सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, बुरी तरीके से जी रहे हैं ना। हम इंस्टाग्राम पर जो अपनी स्टोरीज लगाते हैं, फेसबुक पर लगाते हैं, उसमें और बिल्कुल बड़े खुश दिखते हैं, आहा व्हाट ए डीपी शी हैज गॉट और ही हैज गॉट, ओके माय डियर, माय गुडनेस। और पता नहीं अंदर से हालत खराब है, नौकरी मिल नहीं रही है, ठीक है। अंदर से हालत खराब है कि ये नहीं पता कि 10 दिनों बाद खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके वेरी गुड, नाइस डीपी। और दूसरा आदमी देखते हो, अबे यार ये तो वहां घूमने गया था, अरे इसने ये कर लिया, अरे उसने ये कर लिया। तो वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव, we are comparing ourselves to others each and every time. Why? We shouldn't do this. I also do this, you also do this, every one of us do this, but we should try to forsake it. We should try to live it, because हम सब अलग हैं, हमारी सबकी चुनौतियां अलग हैं, हमारे सबके लक्ष्य अलग हैं, हम सबकी पहचान अलग है, हम सबके काम करने का तरीका अलग है, और हम अलग तरह के इंसान हैं। तो why should we compare? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग कहानी के बाद अपनी 5 मिनट में बात खत्म करेंगे। मैं आगे की क्लास में आप बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लिख के लाया था, और बहुत सारी चीज़ें टैलेंट्स वगैरह के बारे में बात करने वाले थे हम, जो कि हम अगली क्लासों में कर सकते हैं। जब भी आप मुझे मौका दोगे मैं आ जाऊँगा, ठीक है, और आपके बताऊँगा मैं और भी बातें। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाऊँगा जाने से पहले दोस्तों, और मैं फिर आपसे 5 मिनट पूछूंगा भी अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं। पहले वो कहानी सुना देता हूँ आपको। कहानी ये है कि एक जंगल है, बहुत घना बड़ा जंगल, खूबसूरत जंगल, जिसमें क्या क्या है, बहुत बड़े घने पेड़ हैं, तालाब है, पहाड़ियां हैं, ठीक है, और कांटे हैं, फूल हैं, तरह तरह के जीव हैं, सांप हैं, और सब कुछ है उसमें, सब तरह के जानवर हैं। एक बार एक बड़ा सा शेर बूढ़ा आता है और वो सबको कहता है कि वो जो दूर चोटी पर एक, मतलब कोई बड़ा सा एक कुछ रखा हुआ है सामान, पत्थर टाइप का, जो सबसे पहले उसको लेकर आएगा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं उसको राजा बना दूंगा, ठीक है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं उसको राजा बना दूंगा। तो आप ये देखिए कि सारे लोग उस तरफ दौड़ जाते हैं, बीच में नदी आती है, कुछ जानवर उसको पार कर लेते हैं, बीच में पेड़ आते हैं, कुछ जानवर नदी पार करके पेड़ पे भी चढ़ के पार कर लेते हैं, कुछ खाइयों को पार कर लेते हैं, और कुछ 1, 2, 3 ऐसे जानवर होते हैं जो जाके उस पहाड़ी तक पहुंच पाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं इससे कि हम सभी के टैलेंट्स अलग अलग हैं। वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर pretty much different from each other. Even then, we all are very beautiful in our own selves. We all are very unique in our own selves. में करना क्या है, हमें अपने गुणों को पहचानना है, अपने गुणों को। बंदर क्या कर सकता है, वो पेड़ पे चढ़ जाएगा, ठीक है, तुरंत तुरंत वो फल तोड़ के ला सकता है आपके लिए, बट शेर वो काम नहीं कर सकता। लेकिन शेरनी क्या कर सकती है, शेर क्या कर सकता है, पूरा का पूरा शिकार कर सकता है बड़े से बड़े जानवर का। क्या बंदर कर सकता है? नहीं। तो क्या बंदर महान हो गया शेर से क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ सकता है? नहीं। फिर मगरमच्छ पानी का राजा है, लेकिन दूसरे कई जानवर गए उसमें, वो वहीं पे धंस गए दलदल में, मगरमच्छ तुरंत पार कर गया। तो क्या मगरमच्छ जंगल का राजा है? नहीं, क्योंकि धरती पर आते ही उसको शेर पकड़ लेता है ऊपर से और खा भी जाता है उल्टा करके, नीचे की खाल फाड़ के।
तो हाथी जो है वो उछल नहीं सकता, आपको पता है। बड़ी सी पहाड़ी आई, चढ़ा उसका भारी शरीर, पीछे हट गया, तो क्या वो जंगल का राजा है? वो भी नहीं है। लेकिन इन सबके अंदर अपने अलग अलग तरह के गुण हैं, बहुत विशेष गुण हैं जो कि केवल उनके अपने हैं। हाथी जितना मजबूत होगा कोई, वो पूरा पेड़ उखाड़ देता है एक बार में टक्कर मार के या सूंड से। कई कई दिन रह सकता है बिना पानी के, सूंड में पानी भर के। तो मैं मेरे दोस्तों आपसे यही कहना चाहता हूं, सांप जैसे एक बार काटता है तो आदमी मर जाता है या कोई भी जानवर मर जाता है, तो क्या वो जंगल का राजा है? नहीं, उसके भी अपने आप गुण हैं। अब उसको ऊपर से ही कोई मार देता है, ठीक है, उसको मौका ही नहीं देता काटने का। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम सब अलग हैं, हम सब यूनिक हैं, हम सब अपने आप में हीरे हैं। हमें अपनी काबिलियत पहचानने की आवश्यकता है। हमें यह आवश्यकता है कि हम अपनी काबिलियत पहचानें, उसको ब्रश अप करें, उसको ब्रश अप करें लगातार, और वो अपने क्षेत्र में ऐसा बने कि वैसा कोई ना हो। तो इस कहानी को बताने का लक्ष्य आपसे ये था कि हम सभी अलग अलग तरह के हैं और हम एक ही मैदान में झोंक दिए जाते हैं। एक ही मैदान में हमें थोप दिया जाता है कि जाओ दौड़ो दौड़ो, बट हमारा गुण तो उड़ना था, किसी का गुण रेंगना था, किसी का गुण कुछ और था। द सेम वे वी एज ए ह्यूमन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटीज। व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज? Some can paint very beautifully. Some of you can sing very beautifully. Some of you can write good, like big novels and all stories. But आपको करना क्या पड़ रहा है? इस सबको बीकॉम करनी है, सबको बीए करनी है, सबको ये बीएससी करनी है, सबको ये करना है, वो करना है। तो हमारे करिकुलम भी बिगड़े हुए हैं, हमारी चीज़ें भी बिगड़ी हुई हैं। हमको स्पोर्ट्स के मार्क्स नहीं मिलते। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है और किसी कारणवश वो क्लास में उसका मन नहीं लगता, लेकिन हम उसको माफ़ नहीं करते। हम उसको ये नहीं कि उसको थोड़ा छूट दे दें स्पोर्ट्स की और ये करें। कुछ होने लगा, कुछ चीज़ें होने लगी हैं, बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो आकलन होता है वो एक ही तराजू पर होता है, एक ही तख्ते पर होता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप भी हमारे देश के कर्णधार हो, आप भी बड़े होगे, तो आप लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि आगे के समाज को कैसे आगे लेकर चलना है, कैसे नया समाज बनाना है, और अपने टैलेंट्स को निखारते चलो, अपनी खूबियों को पहचानो, उनको ब्रशअप करो, दूसरों की नकल मत करो। दूसरों की नकल जहां आपने करनी शुरू की, आपका अपना स्व खत्म हो गया, और स्व खत्म होने की वजह से आप जो थे वो भी नहीं रहे। कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी खो बैठा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा समाप्त करूंगा। सिर्फ 4-6 लाइनें आपको सुना देता हूं। एक पोइट्री मैंने लिखी थी जो आपको, एक वीर रस की कविता है, आपको मैं एक बार इंस्पायर करना चाहता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मैं लिखता भी हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप मोटिवेटेड रहें और अपने आप में एक ताकत बने। आप इस कोर्स से कुछ ऐसी चीजें सीख कर जाएं कि अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को कुछ सिखा सकें और आप एक बेहतरीन सिटीजन बने देश का। तो वो कविता कुछ 7-8 लाइनें मैं आपको सुना देता हूं, याद आ रही है मुझे। प्रबुद्ध हो, विमुक्त हो, विशुद्ध हो। प्रबुद्ध हो, इंटेलेक्चुअल हो, प्रबुद्ध हो, विमुक्त हो मतलब आजाद हो, प्रबुद्ध हो, विमुक्त हो, विशुद्ध हो और एकदम प्योर हो। प्रबुद्ध हो, विमुक्त हो, विशुद्ध हो, अब युद्ध हो, अब युद्ध हो, अब युद्ध हो। युद्ध से क्या मतलब है? यहाँ पर लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, युद्ध का मतलब है मैदान में कूद पड़ो। कौन से मैदान में कूद पड़ो? जीवन के मैदान में कूद पड़ो। प्रबुद्ध हो, विमुक्त हो, विशुद्ध हो, अब युद्ध हो, अब युद्ध हो, अब युद्ध हो। चकड़ी रूहें मुक्त हो, मैला रक्त शुद्ध हो एकजुट बढ़ चलो, भेरी घोष बज उठो, अब तुम भी प्रतिबद्ध हो। अब युद्ध हो, अब युद्ध हो, अब युद्ध हो। टूट रही सांस हो, निस्तेज हो, निष्प्राण हो, जी उठो, संघर्ष करो, ना मृत हो, ना मृत हो, ना मृत हो। शब्द शक्ति गूंजती वो बेड़ियों को तोड़ती, उस झूठ को नकार दो, संसार से विरक्त हो। अब युद्ध हो, अब युद्ध हो, अब युद्ध हो। टूट रही सांस हो, निस्तेज हो, निष्प्राण हो, जी उठो, संघर्ष करो, ना मृत हो, ना मृत हो, ना मृत हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जीवित हो, उठ खड़े हो और देश का निर्माण करो, खुश रहो,
हैप्पी रहने के तरीके सीखो और सिखाओ। यही हमारी हैप्पीनेस की क्लास का लक्ष्य होना चाहिए और इसी लक्ष्य पर हम लोग अडिग हैं। और मैं आपको अब 5-10 मिनट का टाइम देता हूं कि अगर कोई कुछ, जितनी बातें हमने आज की है उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो या कोई और भी बात हो आप जो शेयर करना चाहते हो, आप मेरे साथ कर सकते हो, फिर हम अपनी क्लास की समाप्ति करेंगे। ठीक है, बोलिए। हेलो सर, कुछ कहना चाहते हो? हाँ बोलो। एम आई ऑडिबल? हाँ, यू आर ऑडिबल। सर, तो आपने बीच में मेंशन किया अबाउट वैल्यूज कि देयर आर Yes. वी हैव कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज इन अस, जैसे कब वी फॉलो किसी एक टाइप का कल्चर एंड देन उसमें हम किसी और टाइप के कल्चर की वैल्यूज ऐड कर देते हैं और वो Yes. आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट हैप्पी। तो डज दिस मीन कि वी शुड स्टिक टू वन वैल्यू सिस्टम एंड वी शुड नॉट नहीं, यू नो मैं- पिक एंड चूज आवर ओन वैल्यूज? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, प्लीज लिसन टू मी। ये आपका नाम क्या था? माय नेम इज मंतशा। मंतसा। क्या मतलब होता है Yeah. मंतसा का? गॉड्स विल। ओके, गॉड्स विल। ओके, एज गॉड विल्स। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मंतसा ने ये एक सवाल पूछा कि वैल्यू सिस्टम में अगर कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो क्या हम अपने ही वैल्यू सिस्टम से स्टिक रहें। मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य कुछ इस तरह से था कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं अगर हम उनसे इंटैक्ट रहते हैं तो वो हमारी कहीं ना कहीं मदद करती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे भारत की कुछ वैल्यूज ऐसी हैं या इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो वास्तव में डिप्रेशन को दूर रख सकती हैं अगर आप उन पर ध्यान दें। जैसे कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, परिवार की जो संस्था जितनी मजबूत भारतीय उपमहाद्वीप में है वैसी पश्चिम जगत में नहीं। जितना आपको अपने बचपन से भाई बहनों से प्यार मिलता है और माता पिता से और उनके भी माता पिता से, वो पश्चिम में वैसा उतना नहीं है। मतलब है, वो भी गुड अच्छे लोग हैं, बहुत जगह पर हैं, लेकिन जितना यहाँ पर 30-30 साल के हो जाते हैं बच्चे और माता पिता उनकी जिम्मेदारी रखते हैं अपने ऊपर, बेरोजगार बच्चों को भी बड़ी उम्र तक पालते हैं माँ बाप, तो वो एक तरह का बहुत ही तरह का एक बड़ा सपोर्ट होता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था आपसे कि आप या हम पश्चिम के बहुत सारे विचारों को अपनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ विचारों को अपने जिंदा रखें अपनी संस्कृति के, तो वो आपको हैप्पीनेस में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये कोई सर्वमान्य अवधारणा नहीं है। इट्स नॉट ए यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग, दिस इज जस्ट ए थॉट कि अगर हम इन मान्यताओं को मानते रहें जिस तरह की हमारे समाज में थी, जैसे चौराहों पर बैठना, मतलब एक उसमें क्या नाम, एक लोग बैठ जाते हैं चौपाल पर और वो घंटों घंटों बातें करते हैं, तो हमारे ट्रेडिशन का, हमारे फोक कल्चर का, हमारी सांस्कृतिक लोक संस्कृति का बड़ा पार्ट है ये। बैठ के एक दूसरे से गप्पे करना, हुक्का पीना, ये करना, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ जो हमारी परंपरागत नैतिक चीजें हैं या परंपरागत ट्रेडिशनल चीजें हैं, अगर हम उसको बहुत प्रिसाइजली बोलें, परंपरागत चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें एक मौका देते हैं कि हम उस डिप्रेशन, तनाव, उस क्या नाम, एक तरह की जो दुख भरी संस्कृति है उससे थोड़ा सा दूर रहें। आपको ये जानना चाहिए कि विदेशों में जो कॉन्सेप्ट था क्रैच का, अब भारत में आ चुका है बड़े शहरों में, कि आप जाते हैं अपने छोटे से बच्चे को क्रैच में छोड़ देते हैं और आप जो है माता पिता दोनों बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पहले की संस्कृति में, जो खासकर भारत की संस्कृति है, दादी नानी आपके साथ रहती थी, तो वो बच्चा दादी नानी के हवाले रहता था। उसके दो फायदे होते थे, एक तो उसका पोषण अच्छा होता था, खाना पीना, दूसरा उसको मेंटल फीडिंग अच्छी मिलती थी। क्रैचेस में क्या होता है कि आपको कोई भरोसा नहीं है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दे कैन बी गुड ऑल्सो, कि वो आपके बच्चों को कुछ नशे का कुछ खिला के सुला दें पूरे दिन, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। फिर आपका बच्चा पहले 5 सालों में जिनके पास ज्यादा समय बिताता है, अपने जीवन के पहले 5-7 साल जिनके साथ रहता है, उनकी प्रवृत्तियां, उनकी आदतों को वो पकड़ता है। ये तो एक सामान्य ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। तो उससे होगा क्या कि जब वो क्रैच में पलेगा पहले 5-7 साल और ज्यादा समय वहां बिताएगा वो, तो उससे होगा ये कि उसके अंदर जो वैल्यू एडिशन, जो पारिवारिक आनी चाहिए थी, जो उसके अंदर एक घनिष्ठता आनी चाहिए थी, उसके अंदर एक सोसाइटी को समझने का एक नजरिया अलग तरीका विकसित होना चाहिए था,
वो चीज़ों के वो लैग करेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो दादी नानी सुनने में बड़ा ऐसा आसान सा वर्ड लगता है, और लगता है कि भाई ये कहानी नहीं सुनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, लेकिन वो एक जीवन का बहुत अहम अंग है। उसको वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक समझ रहे हैं आज, और उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि हमारे जीवन में ग्रैंड पेरेंट्स की कमियों ने जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक आइसोलेशन लाके खड़ा कर दिया है। व्यक्ति आज हजारों लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग में उसको बचपन से ये लग गया कि मुझे कभी भी कहीं भी छोड़ा जा सकता है। उसको ये फील होने लगा जन्म से ही कि अगर मैं या कुछ भी कि मतलब कि मतलब मैं अकेला एक प्राणी हूं, ऐसा भी फील होने लगता है। तो मेरी बातों, आपकी सवाल का जवाब यही था कि वैल्यू सिस्टम से मेरा मायना ये था कि भारतीय संस्कृति के कुछ वैल्यू जो हैं वो अगर हमारे साथ रहेंगी तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। विदेश के लोगों की, यानी कि जो पश्चिमी लोग हैं, उनकी वैल्यू सिस्टम उनके साथ रहेगा तो उनके लिए अच्छा रहेगा, और दूसरी जगह के लोगों के लिए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि हैप्पीनेस की परिभाषा में वैल्यू सिस्टम थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट जरूर होता है। कुछ चीजें सर्वमान्य हैं जो कि हमेशा हर जगह एक जैसी हैं, ऑनेस्टी हुआ, ट्रुथ हुआ, लव हुआ, वो हर जगह एक जैसा है, लेकिन कुछ कुछ चीजें एडिशनल्स हैं, एड ऑन्स हैं। उन एड ऑन्स को आपको समझना पड़ेगा, जैसे हमारी संस्कृति के एड ऑन्स ये चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अगर आप इनको इनकॉर्पोरेट रखते हो तो आपकी चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये एक विचार है, ये कोई सर्वमान्य सत्य नहीं है। ठीक है, आगे बताइए आप और कुछ कहना चाहते हो? ओके, तो मुझे लगता है कि अब कोई और सवाल आने वाला नहीं है आज की क्लास से, तो हम जल्दी ही अगली क्लास में मिलेंगे। आपकी ट्यूसडे को क्लास होगी, शायद मैम के साथ होगी या किसी के साथ, आपको शेड्यूल मिल जाएगा। और अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत, और कुछ भी सवाल होगा ना आप एक ग्रुप पर लिखिएगा, मैं भी ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज को शांत करने की। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जितनी भी बातें होती हैं स्कूल ऑफ हैप्पीनेस में या कहीं भी, इनमें से बहुत सारी बातें सर्वमान्य सत्य नहीं होती, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होती। ये अनुभव होते हैं, और कुछ सैद्धांतिक अनुभव होते हैं, कुछ अनुभव जनित अनुभव होते हैं, यानी कि किसी ने महसूस की हुई चीजें होती हैं, वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। और ये संभव है कि मैंने आपको जैसे क्लास की शुरुआत करने से पहले ही बताया था कि आपके हैप्पीनेस का नजरिया और मेरे और किसी तीसरे के बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपनी बातें ज़्यादा बताऊंगा और उसमें कुछ सिद्धांतों को जोड़ूंगा, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी बताएगा और तीसरा तीसरी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और समझना है। तो ठीक है, आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा आप सबसे, और मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे 1 घंटा सवा घंटा समय दिया और आपने सुना बड़े अच्छे से। और आपको अगर मेरे कुछ विचार अच्छे लगे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, उसमें लिखिएगा, और अगर कोई बात खराब लगी होगी तो भी बताइएगा, हम लोग उसको कोशिश करेंगे सुधारने की। Thank you very much. Bye bye. Take care. Thank you, sir. Thank you so Thank you, much. sir.